जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज है साल 2022 की 1 जनवरी। तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप लोग हर संभव प्रयास करते रहिए। अगर उसमें ये मेरा प्रयास आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी सहायक लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने देखा था, उनका परिचय समझा था, जानकारी के स्रोतों को हम लोगों ने जाना था, और जितने शासक आए कुल 9 शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कहां से शुरू हम लोगों ने विष्णुगुप्त से श्रीगुप्त से किया था, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उसी का यह पार्ट 2 है, और हम लोग बात करेंगे तत्कालीन जो स्थितियां थी, समाज की स्थिति क्या थी, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, वहां की कलाएं क्या थी, और साहित्य में किसने कितना योगदान दिया था उस समय में। तो बेसिकली यह वीडियो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स में भी यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में 100% यहां से चीजें लिखने के लिए आएंगी कि आप लोग बताएं कि गुप्त साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन करें 250 शब्दों में, या आर्थिक स्थिति के बारे में। यह सारी चीजें हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करेंगे। ज्यादा इसमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं चीजें लिखूंगा, आप लोग नोट डाउन करेंगे, जहां कंपल्सरी लगेगा मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे। शुरू करेंगे हम लोग कहां से, प्रशासन से, कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। फिर हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य का समाज। समाज के बाद हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, और हाँ, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, कुछ घोषणाएं भी होंगी आज के वीडियो में, कुछ नया भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक, क्योंकि नया साल है तो कुछ न कुछ आप लोगों को मैं देने वाला हूं। प्रशासन देखेंगे, समाज देखेंगे, अर्थव्यवस्था, और उसके बाद धर्म, उसके बाद कला पर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे साहित्य पर। 6 पॉइंट हुए कि नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और 7th पर आपका आएगा वैज्ञानिक एवं खगोल शास्त्री। खगोल खगोल शास्त्री। तो यह कुल 7 पॉइंट हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। प्रशासन के बारे में कि गुप्त काल का प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था क्या थी, कला कैसी थी, धर्म कौन सा अपनाते थे वो लोग, धर्म पर क्या क्या काम किए, साहित्य में किसने कितना योगदान दिया था, कौन से राइटर उस समय आए थे, कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या क्या लाभ मिला है इस एरा से, और उसके बाद खगोल शास्त्रीय क्या क्या फायदा हमें हुआ है। देखिए आप सबको पता होगा जो गुप्त साम्राज्य है इसे स्वर्ण युग भी बोला जाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि इसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण सिक्के, इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। इसमें मैंने यहां पर लिखा है ना खगोल शास्त्री। तो 3 ऐसे खगोल शास्त्री आए, जैसे कि आप अगर बात करें आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट ने क्या किया था, कई सारी खोजें की थी। आप सबको पता होगा, शून्य का आविष्कार उन्होंने किया, दशमलव उन्होंने हमें बताया, पाई उन्होंने हमें बताया, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, इन सब के बारे में भारत में आर्यभट्ट ने सबसे पहले जानकारियां दी थी। उसके बाद वाराहमिहिर आ जाते हैं, वो भी खगोल शास्त्र से रिलेटेड थे, वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं, जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। तो यह सारी चीजें हैं जिसे हम लोग डीपली इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए पहली हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं वहां का प्रशासन। क्या मैं छोटा क्यों लिखता हूं, अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको पता होगा, नए हैं तो समझ लें, क्योंकि मैं चीजें पूरा एक बार में ही बोर्ड पर लिखने का प्रयास करता हूं। चलिए आते हैं प्रशासन में। जो पहला पॉइंट निकल के आएगा वह है केंद्रीयकरण का अभाव। अब ये क्या है सर? देखिए जो राजा है ना,
राजा को सत्ता तो प्राप्त थी, विशेष अधिकार भी दिए गए थे, लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत था। जैसे मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने देखा प्रशासन केंद्रीकृत था, एक जगह से सारे काम होते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसमें जो एक हास्यास्पद बात है वह क्या है, राजा को दैविक अधिकार रखता था। अब यह क्या है, राजा अपने आप को भगवान मानता था या फिर भगवान का एक दूत मानता था, इस तरह। ठीक। तीसरा पॉइंट आया केंद्रीकरण का अभाव, राजा दैविक अधिकार रखता था, सामंती व्यवस्था का विस्तार होता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का प्रशासन हम लोग देख रहे हैं। चौथे पॉइंट पर आता है, जैसे इस समय हम लोग देखते हैं कि सबसे नीचे गांव होता है, गांव के ऊपर जिला, ब्लॉक के ऊपर जिला, और जिला के ऊपर स्टेट, और स्टेट के बाद देश। उस समय भी इसी तरह से इकाइयां बटी थी, तो उसे हम लोग ये लिख लेंगे प्रशासनिक इकाइयां। आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए। प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले आता था क्या, ग्राम, और ग्राम का जो अधिकारी होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। प्रश्न बना है। दूसरे पर आया कौन, ग्राम के बाद आया विषय, यह प्रांत थे एक तरह से। ठीक, छोटी छोटी इकाइयां थी। विषय के जो अधिकारी था उसे विषयपति कहा गया, विषयपति। थर्ड पर आता है आपका क्या, ग्राम का ग्रामणी, विषय का विषयपति, और तीसरे पर आया भूमि। भूमि का मतलब जमीन नहीं है, यह एक सूबा था, सबसे छोटा गांव था, गांव के ऊपर चले गए तो विषय मिलता था, और विषय के ऊपर भूमि, और भूमि के ऊपर देश। तो भूमि का जो अधिकारी था उसे ऊपरिक कहा जाता था। उसके बाद 4 स्टेज थे इसके। चौथे पर आता है देश, और देश का जो शासक होता था उसे गोपना या फिर गोप्ता कहा जाता था। तो प्रशासनिक इकाई यही थी। आप लोग एक बार रिवाइज कर लें मेरे साथ। राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, ऐसा माना जाता था, सत्ता केंद्रीकृत नहीं थी, सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ। सामंती व्यवस्था क्या है कि राजा के नीचे जो लोग काम करते हैं वह सामंत होते हैं, जिन्हें कुछ भूमि वगैरह दान में दी जाती है। अभी अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि का दान किया जाता था वहां बहुत तेजी से। ठीक, उसके बाद 4 इकाइयां थी, ग्राम, विषय, भूमि और देश। ग्राम का जो अधिकारी था उसे ग्रामणी बोला गया, विषय का अधिकारी विषयपति बोला गया, और उसके बाद भूमि का अधिकारी ऊपरिक बोला गया, और देश का अधिकारी गोपना बोला गया। इतने इकाइयां थी, किससे रिलेटेड, प्रशासन से। दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग आए हैं, आ जाता है समाज। देखिए इसे आप लोग लिख सकते हैं प्रशासनिक स्थिति, इसे सामाजिक स्थिति भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, समाज वहां का कैसा था, देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बताया गया था कि कर्म आधारित होगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बताया गया था कि जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्ण थे, और चारों क्या होंगे, ये जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित होंगे। लेकिन यहां पर होता है कि जाति व्यवस्था जो होती है वह जटिल हो जाती है, अर्थात कि अब यह जन्म के आधार पर बनने लगते हैं वर्ण। उसके बाद उपजातियों का भी विकास होता है, जैसे कि जो जिस काम को कर रहा है उसे एक कास्ट बना दिया गया। कायस्थ नाम की एक जाति आई। कायस्थ का मतलब ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति लेखा जोखा का काम करते थे, पठन पाठन करते थे, उन्हें कायस्थ जाति दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि कायस्थ जाति का वर्णन सबसे पहले किस साम्राज्य में या किस शासनकाल में हुआ, तो वह गुप्त साम्राज्य में हुआ था। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग लिखेंगे इसे। ठीक, उसके बाद आ जाती है स्त्रियों की स्थिति। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति भी उतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं थी। ठीक, चलिए पहला पॉइंट इसका, वर्ण व्यवस्था जटिल हो जाती है। जटिल का मतलब यह है कि स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है। जन्म के आधार पर लोग जाति वर्ण में बंटने लगे।
दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उपजातियों का उदय, उपजातियों का उदय। अब ये उपजाति कौन है? जैसे कि इन चार धर्मों के अलावा जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे उसी जाति का बताया गया, तो वह उपजाति बन गई। तीसरे पर आया कायस्थ जाति। कायस्थ जाति पठन पाठन का काम करने वाले लोगों को कायस्थ जाति कहा गया। प्रश्न बनता है कि कायस्थ जाति का सबसे पहले वर्णन कहां पर हुआ है? गुप्त साम्राज्य में। चौथे पर अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो वह क्या है कि जो दास थे, दास और अछूत, दास और अछूतों की स्थिति निम्न हो गई। और अगर स्त्री दशा की बात करें, स्त्री का भी जो स्तर था वह निम्न हो गया। अब ये कैसे? चलिए, दास का मतलब यहां है कि काम वगैरह करने के लिए अपने अंडर में अगर आपको लोगों को रखना है तो उनका व्यापार वगैरह होने लगा, बेचे जाने लगे दास। अछूत कौन था? आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को गुप्त साम्राज्य, तो उस समय फाहियान नाम का एक यात्री भारत आया था, चीनी यात्री था, जिसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है फो की। उसमें उसने वर्णन किया कि भारत में जो अछूत थे, अछूत का मतलब यह है कि जो क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा पांचवा वर्ण भी उसमें बना दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। वह कौन था? अछूत। अछूत का मतलब यह है कि जो बहुत निम्न कोटि के काम करते थे, उनके बारे में बात की जा रही। ऐसा कहा जाता है, फाहियान का यह कहना, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वो लोग जब आते थे तो जो संपन्न वर्ग के लोग थे वह रास्ते से हट जाते थे। अगर संपन्न वर्ग का व्यक्ति जा रहा है और शूद्र सामने से आ गया, अर्थात वह अछूत, तो उसे सड़क पे लेटना पड़ता था कि उसकी परछाई भी ना पड़े। और जब वो लोग गांव वगैरह में आते थे तो उनके पास वो होता था एक लकड़ी का डफली जिसे बोलते, वो बजाते हुए आते थे या लकड़ी पीटते हुए आते थे। पता चले कि वो अछूत प्रवेश कर रहा है तो लोग अपने अंदर हो जाए, उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देते थे। तो इतनी निम्न स्थिति हो गई थी किसकी? अछूतों की। स्त्रियों का स्तर गिर गया कैसे? आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में एरण अभिलेख जिसे भानुगुप्त ने लिखवाया था, उसमें मैंने बताया था कि स्त्रियों के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो स्त्रियों की अगर स्थिति गिरेगी तभी वह सती प्रथा की ओर अग्रसर होती है। पति की मृत्यु हो गई तो उसका विधवा विवाह होना चाहिए ना, दूसरा विवाह तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा व्यवस्था उस समय नहीं दी गई, सती होना पड़ता था। तो इस वजह से स्त्रियों की स्थिति गिर गई। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आता है, प्रशासन भी देख लिया हम लोगों ने, समाज भी देख लिया, अब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसकी भी हेडिंग आप लोग बना सकते हैं आर्थिक स्थिति। ठीक, अर्थव्यवस्था क्या था कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी गुप्त साम्राज्य की, वह मूलतः क्या थी? कृषि पर आधारित थी। और जो व्यापार वगैरह होता था उसके लिए एक संघ बनाया गया जिसे श्रेणी कहते थे। राजा उसी से टैक्स लिया करते थे। तो जो टैक्स लेते थे, कर का सिस्टम क्या था? तो वह उपज का 1/4 से लेकर 1/6 तक कर के रूप में लिया जाता था। उसके बाद बात आती है कि वहां का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र तो उज्जैन था। उस समय सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो जो स्वर्ण सिक्के चलते थे उसे दीनार कहा गया, और जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे उसे रुपये कहा गया। और इसी समय देखिए अर्थव्यवस्था में भी हम लोग देखेंगे कि भूमि का जो अनुदान था वह बढ़ जाता है। मतलब इसी से सामंती व्यवस्था में वृद्धि होती है। जब भूमि आप दान करोगे, कई जगहों से वह भूमि को दान में पाएगा तो वह उसका शासक हो जाएगा। अब वो राजा के ऊपर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन राजा के अंडर में उतनी भूमि पर वह शासन करेगा जिसे सामंत बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें नोट डाउन करेंगे, किसमें? अर्थव्यवस्था में। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वह क्या था? कृषि। ठीक, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो जो व्यापार था, श्रेणी नहीं है, श्रेणी है। ठीक,
व्यापार करने के लिए एक संघ बनाया गया जिसका नाम श्रेणी पड़ा, और श्रेणी का जो प्रमुख था अर्थात जो अध्यक्ष होता था उसे ज्येष्ठक कहा गया। ठीक, और इसी के माध्यम से शासक कर लिया करता था, सबसे कर नहीं लेता। तीसरे पॉइंट पर आए तो कर कितना लिया जाता था, 1/4 से लेकर 1/6। चौथे पॉइंट के बारे में अगर हम लोग इसके बात करें तो प्रमुख बंदरगाह अर्थात पोर्ट तो ताम्रलिप्ति नाम का था। कौन सा, ताम्रलिप्ति। पांचवें पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख केंद्र, यहां आप लोग व्यापारिक लिख लीजिएगा। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो उज्जैन नगर। सबसे ज्यादा व्यापार उज्जैन से किया जाता था, और सबसे प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह था। छठवें पॉइंट की बात करें, सामंती व्यवस्था नहीं, भूमि दान। क्या हुआ, भूमि दान का विस्तार हुआ। अब यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही तो आएगा, जब भूमि दी जाएगी तो वो उस पर खेती करेंगे, या फिर इसे किस पर दे देंगे, वो लोग लोन पर देंगे। और सातवां पॉइंट आता है, स्वर्ण सिक्का चलता था। क्या, स्वर्ण सिक्का, जिसे बोला जाता था दिनार। ठीक, अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें एक व्यक्ति था जिसे 1000 दिनारी कहा गया था। 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था। वह कौन था, अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा कमेंट में आंसर देने की कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां पॉइंट इसका है और लास्ट पॉइंट, जो चांदी का सिक्का था। जो चांदी का सिक्का था इसे क्या कहा गया, तो रुपयक। बहुत बार प्रश्न बना है, इसे आप लोग हल्के में मत लेना, सीरियस होकर देखिएगा। तो ये हो गई अर्थव्यवस्था, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था। और चौथे पॉइंट पर आता है हमारा, एक तरह से अगर देखें तो धर्म के बारे में। अब इसे आप लोग लिख सकते हैं धार्मिक स्थिति। तो यहां का जो धर्म था वह वैष्णव धर्म था। मैंने आप लोगों को बताया है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध, जैन। देखिए ये क्या है ना कि ये किसी का विरोध नहीं किया, मान्यता सभी धर्मों को दी, लेकिन वैलिड तौर पर इनका स्पेशल धर्म शैव था। यहीं से मंदिर निर्माण प्रारंभ होता है। तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो दशावतार मंदिर, जो कहां पर है, देवगढ़, झांसी के देवगढ़ में, सॉरी दशावतार मंदिर, जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोला जाता है। प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रमुख देवता विष्णु थे, और विष्णु के भी 10 अवतारों में से वाराह अवतार को वरीयता दी गई। आइए हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट, वैष्णव धर्म था इनका, और यहीं से मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ें, दूसरा पॉइंट था, यह तीसरा पॉइंट है, मंदिर निर्माण हो गया। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और देवगढ़ जो है वह झांसी में पड़ता है। अगर आगे बढ़े, चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, प्रमुख देवता विष्णु, भगवान विष्णु का वामनावतार, मतलब इनके 10 अवतार थे। उन 10 अवतारों में तो जो वामनावतार था, इसे इन लोगों ने वरीयता दी थी। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में भी हम लोग समझ लिए। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए इसी तरह से जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं, मैं एक भी चीज रफ नहीं करता है। जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चीजें नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए, धर्म भी हो गया। पांचवें पॉइंट पर अगर हम लोग आए
कला के बारे में बात करेंगे। अब आगे यहां आप लोग हेडिंग जैसे मैं बता रहा था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और कला के बारे में लिख सकते हैं कि गुप्तकालीन कला क्या क्या थी। ठीक, यहां पर साहित्य कला, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तियों सबको प्रोत्साहन दिया गया और जिस शैली का विकास हुआ वह नागर शैली थी। गुप्त साम्राज्य में देखिए मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियां, मैंने दूसरे वीडियो में ही बताया था हिस्ट्री के, जब हम लोग स्त्रोतों के बारे में जान रहे थे। मंदिर निर्माण की कुल 3 पद्धतियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में फेमस थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में फेमस थी और जो वेसर शैली थी वह मध्य भारत में फेमस थी। विंध्य के पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी साइड में, जैसे बघेलखंड का पठार वगैरह हो गया उज्जैन साइड में, तो वहां पर क्या थी, तो वेसर शैली। वेसर शैली क्या है, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर एक शैली का निर्माण किया गया था जिसे वेसर शैली बोला गया था। तो मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियां हैं, कौन कौन सी, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इस समय जिसका विकास हुआ वह नागर शैली थी। देखिए कुछ मूर्तियां भी बनाई गई, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई गई। ठीक, कला के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सभी धर्म को वरीयता दी गई और जो प्रमुख मूर्ति थी यहाँ की वह कौन सी थी, महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति, अर्थात वह ध्यान मग्न होकर बैठे हैं और इस तरह से जमीन को टच किए हुए हैं, तो उसे भूमि स्पर्श मुद्रा बोला गया। कई मुद्राएं हैं, आप लोग देख लेंगे मेरा बौद्ध धर्म वाला वीडियो, पता चल जाएगा। ठीक, और चित्रकला के लिए बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं फेमस है। वहां पर इस समय में चित्रकला बहुत ज्यादा हुई थी। अजंता की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में वहां पड़ता है। और अगर हम लोग बाघ की गुफा के बारे में बात करें तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में पड़ती है। आप लोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गए होंगे, वहीं पर अजंता की गुफाएं हैं। ठीक, तो इतने पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, साहित्यिक कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति सभी का विकास होता है। ठीक, मैं नोट्स आप लोगों का जिस तरह से बनवाता हूं ना, अगर ऐसे ही आप लोग पॉइंट बना के लिख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए, ये हो गया। शैली कौन सी थी, नागर शैली का विकास होता है। देखिए ये शैलियां तो पहले की ही थी लेकिन इसका विकास होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था भूमि अनुदान, मैंने कहीं पर लिखा था भूमिदान का विस्तार। ऐसा नहीं कि पहले भूमिदान नहीं दिया जाता था, दिया जाता था, लेकिन इस वंश में विस्तार हुआ। सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ, आया तो पहले से ही था, कुषाणों के समय से ही सामंती व्यवस्था आ गई थी, सॉरी सातवाहनों के समय से ही, लेकिन उसका विस्तार किया गया अब जाकर। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट, कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं। तो किस किस धर्म की बनाई जाती थी, बौद्ध धर्म की। यहीं से पता चलता है कि यह जो वंश था या फिर यह जो साम्राज्य था सभी धर्मों को वरीयता देता था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। और जो प्रमुख मूर्ति है वह कौन सी है, महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति। भूमि स्पर्श मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। चित्रकला, पता नहीं चीजें आपके समझ में आ रही है कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी अब लिखने का प्रयास कर रहा हूं। चित्रकला कहां पर हुई है, अजंता की गुफा में और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकला हुई है इस साम्राज्य के टाइम पीरियड में ज्यादा हुई है। ये आगे मैं लिख दूं गुफाएं, वरना आप लोग कहेंगे बाघ और अजंता है क्या। देखिए अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है और यह कहां पड़ती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। बाघ की गुफा कहां पर पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है
और यह आम जीवन के बारे में इसमें चित्रकलाएं की गई हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, छठवें पॉइंट पर आएंगे और छठवां पॉइंट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, और यह है साहित्य। कौन सा दोस्तों? साहित्य। मैंने आप लोगों को कई साहित्यकारों के बारे में बताया है, बस उन्हें लिखना है, समझना नहीं है। पहले पर आए महाकवि कालिदास। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं वो लिखूंगा, जो बताया हूं बस रिपीट करवाऊंगा। तो कौन सी पहले लिखेंगे? कुमार संभवम, ऋतु संहार और रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, देवी चंद्रगुप्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इतनी सारी रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं जो इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी। लेकिन इनके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, कुमार संभवम और ऋतु संहार, इसलिए मैंने आज इसे नोट डाउन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। दूसरे जो कवि आए वात्स्यायन। गुप्तों के बारे में हम बताते हैं, इनकी रचना कौन सी है? कामसूत्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तीसरे पर कौन आए? विष्णु शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बचपन में बहुत सी कहानियां सुने होंगे। विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। क्या? पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। चलिए, तीसरे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीसरी कौन सी है? कामंदक की नीति सार। कामंदक राइटर हैं और इनकी रचना है नीति सार। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाते हैं, जिनका नाम क्या है? देखिए, बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि खगोल शास्त्रियों को भी लिखना है। नीति शास्त्र। चौथे पर आते हैं शूद्रक। शूद्रक की रचना कौन सी है? मैंने आप लोगों को बताया है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम। ठीक, तो ये कुल 4 रचनाएं होंगे, मतलब 4 लेखक हो गए, रचनाएं बहुत सारी हो गई जो गुप्त साम्राज्य की थी और साहित्य में यह अपना योगदान देती हैं। अब आते हैं 7वें पर। अब यहां से आता है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, और क्या पॉइंट है हमारा? वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय, या विज्ञान और खगोल शास्त्र भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आता है वह किसका है? आर्यभट्ट का। इन्होंने रचना की है आर्यभट्टियम। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमें यह लिखना है कि इन्होंने खोज कितने चीजों की की। शून्य की खोज इन्होंने की, दशमलव का खोज इन्होंने किया, मतलब इन्होंने शून्य दिया पूरे वर्ल्ड को, दशमलव दिया, पाई। पाई, अरे सर पाई क्या है? पाई मैथ में एक सिंबल होता है, देखिए ये पाई बोला जाता है, और इसका मान 22/7 होता है। ठीक, तो पाई भी इन्होंने दिया। उसके बाद 0 पाई, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया था। और ग्रह नक्षत्रों के बारे में इतनी चीजें आर्यभट्ट ने हमें बताई है। और इनका नाम, यह प्रश्न कई बार बना, दशमलव की खोज किसने की, शून्य की खोज किसने की, पाई का मान किसने दिया, या पाई के बारे में किसने बताया, और सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो वह आर्यभट्ट है। दूसरे पर आते हैं हमारे कौन? वाराह मिहिर। वाराह मिहिर। वाराह मिहिर ने हमें बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा
पृथ्वी का। देखिए, सबसे पहले हमें किसने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यह इसका उपग्रह है। तो किसने बताया? वाराहमिहिर ने। ये सब वैज्ञानिक हैं यार, अगर आप लोग देखिए तो उस समय में इन्होंने बता दिया था जब इनके पास ना तो टेलीस्कोप था ना कोई विज्ञान था। कैसे बताइए, आप लोगों को रिसर्च करने का विषय है। तीसरे पर आते हैं और लास्ट पर, इनका नाम है ब्रह्मगुप्त। आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि बोर्ड के नीचे तक नहीं था मेरा। ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना है ब्रह्मगुप्तम। देखिए, मेंस में अगर आप लोग ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। इन्हें क्या कहा जाता था? भारत का न्यूटन कहा जाता था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाहर हो गया हूं 4-5 सेकंड के लिए। सही तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे मैंने लिख रखा है इसी तरह से अपना नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए, यह था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डेली की तरह बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए हैं तो। और यूपीएससी के फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।